फ्रेंड्स, रिपब्लिक का बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू, चाहे वह बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, या कोई भी इंटरव्यू हो, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सीडीपीओ हो, कुछ भी कोई भी इंटरव्यू हो, उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है। उनके पास एक क्राइटेरिया होता है, एक स्केल होता है, पैमाना होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है जिससे आपको टेस्ट कर लेते हैं। एक तरह से उनके पास लाई डिटेक्टर भी होता है, जो आप बोलेंगे वो सही है या नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट भी कहीं न कहीं होता है हर एक इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू क्या है? पीटी में आपको आपने जो भी पढ़ा, खूब याद किया, फैक्ट्स एंड फिगर, उसको आप जाकर के टिक मार देते हैं। और दुनिया का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है पीटी, जहां पर बेहुदा टाइप का एक एग्जाम कर सकते हैं, जहां पर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, वहीं पर आंसर है। अब बताइए, अब क्या इससे और आसान क्या हो सकता है? वहीं पर आंसर भी है। मेंस में आपको उन्हीं बातों को जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है, उसको लिखना होता है। यह मेंस में होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में जो हमने नॉलेज गेन किया है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है, उसको बोलना होता है। और साथ ही इंटरव्यू जो है, यह केवल इट्स नॉट मेयर ए टेस्टिफिकेशन ऑफ दी योर पीटी नॉलेज या फैक्ट्स एंड फिगर है या कॉन्सेप्ट है, केवल उसकी केवल टेस्टिफिकेशन नहीं होती है, उसको टेस्ट एग्जाम ही नहीं किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप क्या प्रेशर में आते हैं। चूंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, अपने ग्रुप को आपको लीड करना होगा, तो ये सारी चीजें वहां पर आपकी हिस्ट्री और फिलॉसफी आपने जो पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, वह मोस्टली काम नहीं आएगा। आप सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग देखते हैं। पीटी में यह जो फिजिकल सुटेबिलिटी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जाकर के लिख देना है। और क्या हम लिखते हैं ये तो बस कोई देखने वाला नहीं होता है, चेक तो बाद में होती है। जो मन करता है हम लिखते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई सामने नहीं है, स्वतंत्रता होती है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है, वहां पर आपकी हर एक एक्टिविटी को रीड किया जाता है ना। तो सबसे पहले होता है कि फिजिकल सुटेबिलिटी को देखा जाता है, और उसमें बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें हैं। आपकी आचार व्यवहार है, आपकी बेसिक एक कर्टसी है, वह देखा जाता है, एक शिष्टाचार देखा जाता है, आपकी डिसिप्लिन देखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कि एंट्री आप कैसे करते हैं, एंट्री कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, कितने एक डलनेस के साथ आप कर रहे हैं, आप बेसिक शिष्टाचार को आप जानते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को वहाँ पर हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिकल के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल फिजिकल सुटेबिलिटी नहीं है। तो एंट्री एग्जिट की चीज़ें हो गई। ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है, वहाँ पर बोर्ड मेंबर में अगर मैडम है तो आपको बोलना होगा मैडम भी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स। और बोलने का भी एक तरीका होता है जिसको हम लोग मॉक में देखते हैं। अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को आप सरसरी निगाह से तेजी से देख लेंगे, न कि 4 बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं बोलने को, यह ठीक नहीं होता है। ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं, ये सही नहीं है। तो ग्रीटिंग्स में आपको मैडम है तो उनको विशेष रूप से अलग से आपको गुड मॉर्निंग मैम, केवल सर कहने से काम नहीं चलेगा कि बस सर कह दिए तो मैम भी आ गई, उसमें इंक्लूड हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको अलग से कहना होगा। और ये सारी चीज बीच में जो चेयरमैन होते हैं उनकी तरफ विशेष रूप से देख करके आपको करना होगा, और एक बार नजर घुमा लेनी होगी। तो ग्रीटिंग्स की चीजें हो गई। उसमें सॉरी भी आपको बोलना है जब भी आपकी कोई चीज लैकिंग हो रही है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपके पास आंसर नहीं है,
आइज कांटेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई एक आदमी प्रश्न पूछते हैं, बाकी 3 लोग 4 लोग और होते हैं मेंबर, बोर्ड मेंबर, तो उनके तरफ भी आपको उनसे भी कंसेंट लेनी होती है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के चीजों को आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, न कि बस जिसने पूछा कि बस एकदम एकटक होकर के उसी के ऊपर देख रहे हैं। यह सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई सवाल पूछा जाता है तो हमें नहीं आ रहा है या फिर हम याद करने का कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल दीवार पर अपनी आंखों को टांग लेते हैं, कहीं एकटक होकर के देखने लगते हैं चकोर की तरह चांद। तो चांद चकोर वाली स्थिति वहां पर नहीं करनी है, काफी ऑड सिचुएशन क्रिएट होता है और यह आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। तो आइज काफी इंपॉर्टेंट है, आई को हल्का सा रोटेट करना है। आप 60-70% आप कोशिश कीजिए कि जिन्होंने पूछा है उस पर आप फोकस करेंगे, आंखों में आंख डाल करके, ठीक है। बाकी 20-30% जो लोग और भी हैं अगल बगल में, उनकी तरफ भी आप बीच बीच में सर हिलाते रहेंगे, उनसे कंसेंट उनकी तरफ भी देखना जरूरी है। यह कुछ ऐसी ही है जैसे मान लीजिए घर में कोई मेहमान आते हैं, 4 मेहमान आते हैं और किसी एक ही की तरफ आप बार बार देख रहे हैं या फिर उन्हीं को आप वैल्यू कर रहे हैं, तो एक को वैल्यू करेंगे तो बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे ना, बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमें तो वैल्यू किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। सेम चीजें वहां पर है, कैबिनेट की तरह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें यहां पर अप्लाई होती है। तो लगभग चीजें समझ में आ गई आई के संदर्भ में। अब सिटिंग पोस्चर हो आपका, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठेंगे, बहुत ही तन करके नहीं बैठेंगे, बहुत ही लूज होकर के नहीं बैठेंगे, इसका ध्यान में रखना है। और जो लोग, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो जॉब वाले हैं बिल्कुल ही अकड़ के साथ बैठते हैं। कुछ ऑफिसर्स मूड में बैठते हैं कि बस मैं तो ऑफिसर्स हूं, नहीं, वहां पर आप एज ए कैंडिडेट के रूप में, एज ए एस्पिरेंट्स के रूप में, एज ए स्टूडेंट्स के रूप में आपको वहां पर आपको रहना है और स्ट्रेट बैठना है, लुंज पुंज भी नहीं और बहुत ही अननेसेसरी टाइट भी नहीं, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। और हाथ जो होगा आपके लेफ्ट पर होगा, आपके गोद पर होगा, जंघे पर होगा। जो स्माइलिंग फेस है यह कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छी सब्जी आपने बनाया, पनीर की सब्जी बना लिया, सब कुछ बहुत ही अच्छा डाला बैलेंस रूप से, लेकिन उसमें नमक न डाला जाए। स्माइलिंग कुछ ऐसा ही है, पूरे इंटरव्यू में थोड़ा सा आप स्माइल आप करते रहते हैं, लेकिन हाँ अननेसेसरी नहीं। तो स्माइल से क्या होता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर भी प्रेशर कम होता है, एक अच्छा माहौल बना रहता है। चीजों को आप कैजुअली भी नहीं लेना है और अननेसेसरी सीरियस भी नहीं लेना है। अननेसेसरी बहुत ही गंभीरता पूर्वक एकदम सीरियस मूड में भी नहीं लेना है। आपको इसको बस एक अच्छे ढंग से लेना है, अच्छे ढंग से उत्तर देना है, जहां पर लेजीनेस ना हो, डलनेस ना हो और अननेसेसरी। तो स्माइलिंग फेस की चीजों को समझ गए। अननेसेसरी उसमें अननेसेसरी गंभीरता नहीं दिखाएंगे, मतलब अनावश्यक टेंशनाइज नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। हेड मूवमेंट भी रखेंगे, हाथ का, हाथ बिल्कुल ही पॉलिटिकल लेवल पर, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं हाथ घुमाते रहते हैं अपनी बातों को कहते हुए, हाँ, तो वैसा नहीं करना है। कोई भी चीज को कहने के लिए ऐसे ऐसे वैसे हाथ घुमाने की आवश्यकता या ब्यूरोक्रेट्स या फिर आपके लिए सही नहीं माना जाता है। पॉलिटिशियन की बातें अलग है, ठीक है। हेड मूवमेंट जैसा कि बताया, आंखों के साथ हेड का मूवमेंट आप रखेंगे, बिल्कुल ही खड़े खड़े। आप क्रिकेट खेलने का कोशिश जो करते हैं जो प्लेयर, वो अच्छा नहीं माना जाता है और वो आउट हो जाते हैं। कुछ यही चीजें हैं हेड के संदर्भ में भी और आंखों के संदर्भ में भी, ठीक है। तो मोटा मोटी जो फिजिकल सुटेबिलिटी है, यह एंट्री करने के साथ ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती है। स्माइलिंग फेस है, पूरे इंटरव्यू में आपका दिखता है, हैंड और हेड मूवमेंट भी दिखता है। तो इसका स्टार्टिंग से ही आपका इसकी सुटेबिलिटी दिखनी चाहिए। अब अलग अलग चीजें और भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटली अलग है। अब दूसरा लेवल हम नॉलेज की सुटेबिलिटी पर आते हैं। तीसरा एप्टीट्यूड की सुटेबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर सर्विस की सुटेबिलिटी क्या है। ये सर्विस की सुटेबिलिटी हो गई, ये हॉबी हो गया और ये एप्टीट्यूड की सुटेबिलिटी हो गई। यहां पर फिजिकल सुटेबिलिटी और नॉलेज की सुटेबिलिटी।
तो मोटा मोटी फिजिकल सुटेबिलिटी को हमने देखा, ठीक है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी काफी मैटर करती है। आप क्या बोलते हैं यह मैटर नहीं करता है, आप कैसे बोलते हैं यह मैटर करता है। आपका नॉलेज केवल मैटर नहीं करता है, आपकी नॉलेज की जो प्रेजेंटेशन है, बोलने का तौर तरीका है, वह इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। कम बोल करके भी, कम नॉलेज के साथ भी आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एक चीज को ध्यान में रखना है कि यह जो जंग है बहुत अधिक बोल करके और बहुत ज्ञानवान होकर के ही नहीं जीती जा सकती है। जो नॉलेज आपका है, पीटी आपने क्वालिफाई किया है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, आप एक लेवल को तो होल्ड करते हैं तो एक लेवल तो आपके पास है और आपको इनविटेशन मिला है आने के लिए, निमंत्रण मिला है। आप ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं जा रहे हैं, इनविटेशन के साथ आप जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। नॉलेज में क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत कहीं ना कहीं शुरू में होती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर ग्रेजुएशन आपका कब हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन कब हुआ है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, वह है ग्रेजुएशन। पीजी के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले ग्रेजुएशन कब हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद फिर अगर पीजी हुआ है तो उसकी भी चर्चा आप करते हैं, कोई आप सर्विस में हैं, किसी जॉब में हैं तो उसकी भी चर्चा आप करते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है और शुरुआत आपके आंसर से ही अगला क्वेश्चंस बनता है। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वहां पर बनना शुरू होता है। इसीलिए जो भी बोलें आप स्टार्टिंग में समझिए कि, या फिर बीच में भी जो भी आप बोलते हैं, जो कीवर्ड होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है और उसी कीवर्ड से, जो महत्वपूर्ण वर्ड है, वहीं से फिर आपका अगला क्वेश्चन भी बनने लगता है। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि आई हैव क्वालिफाइड माई BA या BSc और MSc फ्रॉम LN मिश्रा यूनिवर्सिटी, राइट, या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, या जो भी है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, अगर बिहार की बात करें तो पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे या वीर कुंवर सिंह कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। मान लीजिए आपने सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी से किया तो सिद्धू कान्हू कौन थे, ठीक है, तो या LN मिश्रा कौन थे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आंसर से ही, आप कहते हैं कि NIT पटना से, आई हैव क्वालिफाइड माई BTech फ्रॉम NIT पटना, तो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन NIT पटना हैज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुआ है, व्हाट डू मीन बाय NIT, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजनल कॉलेज, या जो भी है, मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, कब बना है, तो सारी चीजें हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह नहीं तर्क दे सकते कभी भी कि तो हमने तो आज से 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया सर, मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, मैं भूल गया हूं, तो ये चीजें नहीं चलेगा। क्यों? अगला उनका आंसर होगा मैं तो 40 साल पहले ग्रेजुएशन किया, मुझे तो सब कुछ याद है, आपने तो 5 साल 10 साल पहले किया है, ठीक है, सर्टेनली बोला जाता है यह। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, मोटा मोटी आपको याद रहना चाहिए, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामान्य एक समझ होनी चाहिए, एक मोटा मोटी आपने क्या पढ़ा है, इसमें क्या टॉपिक्स रहा है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट रहा है, इस सारी चीज को इम्पोर्टेंट है। कोई इम्पोर्टेंट आपके आइडियल हैं उसमें थिंकर, तो उसको और भी अच्छे ढंग से देखना है। मान लो आप पॉवेट की बातें करते हैं तो वेबर को आप कह सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स की बातें कह सकते हैं कि हमारे आइडियल हैं, या फिर सोशियोलॉजी है तो पार्सन्स है, मर्टन है, जो भी है, ठीक है, वेबर हैं, तो उनके बारे में डिटेल जानकारी थोड़ी सी जरूरी होती है, जो कि स्टार्टिंग लेवल पर आपसे पूछा जाता है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में मान लीजिए आर्किमिडीज की थ्योरी क्या है, या न्यूटन्स की लॉ क्या है, ठीक है, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें आपको देख करके जाने की आवश्यकता होती है। अब फिजिक्स आप पर हैं और आर्किमिडीज को न जाने या न्यूटन्स को न जाने तो फिर ये बातें सही नहीं होगी। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से देखना है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने मेंस लिखा है, तो इसको भी अच्छे ढंग से
एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में रहा है, उसको तो जरूर अच्छे ढंग से आपको देखना है और दोनों को कोरिलेट करना है कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों रखा, इससे क्या रिलेशन बनता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, इसके लेने के पीछे कारण क्या है। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है और आप LSW आपने ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, आपने सोशियोलॉजी ले लिया, तो क्यों लिया आपने? जीएस का क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपने पढ़ा है मेंस के लेवल पर, कुछ भी पूछा जा सकता है, ओपन एंडेड एरिया होता है, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पीटी में पढ़ा है, मेंस में काफी डेप्थ में जाकर के पढ़ा है कॉन्सेप्ट के लेवल पर, इसलिए घबराना नहीं है। तो करंट का पार्ट है वह नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी करंट की घटनाएं हैं या फिर आपकी स्टेट से रिलेटेड घटनाएं हैं या आपके पोस्ट से रिलेटेड घटनाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, कोई स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, मान लीजिए CDPO का एग्जाम है तो वुमेन एम्पावरमेंट पर बच्चों से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, उससे रिलेटेड जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की, वो हम इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो करंट में इन सारी चीजों को आप देखेंगे, ठीक है। आप अपने स्टेट के बारे में भी विशेष रूप से देखने की आवश्यकता होती है। तो नॉलेज के लेवल पर यही चीजें हैं, लेकिन नॉलेज इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि बिना नॉलेज का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी महत्वपूर्ण है। और जहां नहीं आए, आप सॉरी शब्द का आप प्रयोग करेंगे, बेहिचक करेंगे। 10 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस का जवाब 9 देख करके भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, और 10 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस का जवाब देकर भी आप बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते। इस बात को ध्यान में रखना है। सॉरी कहने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत उत्तर नहीं देना है, जबरदस्ती आप गेस नहीं करेंगे, परमिशन ले करके गेस करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं भी ब्लॉक करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं लाइट डिटेक्टर काम कर रहा होता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, चेहरे पर आपकी सिकन एक ऐसी लाइट डिटेक्टर कि आपकी गलती को जरूर कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा। और आगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं एप्टीट्यूड में। एक तो सर्विस की सुटेबिलिटी है, जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर है या CDPO है या फिर BPSC का पोस्ट है, UPSC का पोस्ट है, IAS IPS जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी पोस्ट उसमें आता है और उसमें भी जो आपकी टॉप रैंकिंग में है, आपकी प्रायोरिटी में है, उसके बारे में फर्स्ट चॉइस आपका क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड क्या है, तो उसको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, क्या आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर दिया जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी सर्विस के लिए कितने सुटेबल आप हैं, सुटेबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको पहले से देख जाना है, उसके बारे में सारे फैक्ट्स एंड फिगर को जानना जरूरी है। उसमें कोई आपका आइडियल हो उसको भी देख लेना है। हॉबीज काफी इंपॉर्टेंट है, और हॉबीज जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ही एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं हम लोग गढ़ लेते हैं, मतलब ओरिजिनली नहीं है, आपका ओरिजिनली नहीं है, कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल है, वह मनगढ़ंत हम खोजने लगते हैं इंटरव्यू से पहले, अरे यार हमारा क्या हॉबी। हॉबी का मतलब यह नहीं होता है, हॉबी आपकी कहीं ना कहीं एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, मौलिक चीजें हैं। जब आप अपने मुख्य काम से इतर कुछ अन्य कार्य में, जिसमें आपको सही में एंजॉय होता है, जो आपका पैशन हो सकता है, जो आपको एंजॉय दे सकता है, ठीक है, जो आपको रिचार्ज कर सकता है, जो आपके लिए आनंददायक है, जिसको आपको करने में मजा आता है, सही में मजा आता है, वो चीज कहीं ना कहीं आपकी हॉबी है। वह पेंटिंग भी हो सकता है, किसी के लिए बात करना, गप करना भी हो सकता है, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी सार्टी करना भी हॉबी हो सकता है, पेपर पढ़ना भी हॉबी हो सकता है, टीवी देखना, फिल्म देखना भी हॉबी हो सकता है, कार्टून बनाना भी हॉबी हो सकता है, ठीक है, गाना गुनगुनाना भी हॉबी हो सकता है, बहुत सारे चीजें हॉबी हो सकती है। योगा करना है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, प्रकृति के गोद में अपने आप को विजिट करना है, ट्रेवलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, आपकी हॉबी हो सकती है, कुकिंग हो सकता है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी हॉबी की क्या सर्विस से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बन रहा है, कैसे आप उसके लिए समय निकालेंगे, क्या इन दोनों में अगर तारतम्यता बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा है।
ऐसी अगर हॉबी जो आपकी सर्विस में भी फायदेमंद पहुंचाए। देखिए, कोई भी हॉबी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको कैसे हम कनेक्ट करें, यह तरीका कहीं ना कहीं हम नहीं जान पाते हैं। मान लीजिए कुकिंग है, तो कुकिंग का हम यूज इस रूप में कर सकते हैं, टाइम टू टाइम जब भी हमें आवश्यकता हो, लोगों के यहाँ, हम अपने कोलिग्स के यहाँ, अपने सीनियर्स के यहाँ, अपने जूनियर्स के यहाँ, या फिर ऑफिस में ही है, हम पार्टी सार्टी कर सकते हैं। उसमें हम स्वयं भी आप खाना बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में एक अच्छी टीम भाव बनेगी, एक प्रेम भाव बनेगा, और एक बेटर रिजल्ट आप अपने जूनियर से ले सकते हैं। बहुत ही आपके जूनियर को खुशी होगी कि कोई सीनियर उनके लिए खाना बना रहा हो। अब मान लीजिए आर्मी है, आर्मी में कोई कैप्टन साहब अपने लेफ्टिनेंट साहब के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए अगर खाना बनावे, तो बहुत बड़ी बातें हो जाएगी कि भाई कैप्टन साहब या कर्नल साहब आए और हम सब लोगों के लिए खाना बनाया और हम सब लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ जो आपकी कुकिंग की जो चीजें हैं, आपकी सर्विस में जुड़ रही है। खाना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसको जब आप इससे कनेक्ट कर देते हैं तो वह काफी अच्छा हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हॉबी के संदर्भ में यह है कि आप बिल्कुल ही एक हाइप क्रिएट मत कीजिए कि बस मेरा तो ये तो हॉबी है। नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सर, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस गांव घर के परिवेश से, जिस सरकारी स्कूल से हम लोग की शिक्षा दीक्षा हुई है, वहां पर सर हॉबी जैसी कोई चीजें नहीं थी, हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं, हमारी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में भी नहीं, घर परिवार में भी कोई ऐसी चीजें हॉबी के रूप में नहीं देखा जाता रहा, और फोकस कहीं ना कहीं पढ़ाई और रोजी रोटी, दाल रोटी की चर्चा ही ज़्यादा होती रही। तो ऐसे में हॉबी तो ऐसी कोई बचपन से नहीं डेवलप हो पाया, लेकिन समय के साथ हमने पाया कि ड्राइंग, पेंटिंग, गाना, म्यूजिक है, ट्रैवलिंग है, हमारी उसमें विशेष रुचि अपने आप को पाया, खाना बनाना। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, एक लेवल पर मैं कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मान लीजिए क्रिकेट आप खेलते हैं या स्पोर्ट्स है, तो किसी भी संदर्भ में ये बातें कही जा सकती है। पहले एक्सेप्ट किस बात को कीजिए कि आप बहुत ही बाय बॉर्न हॉबी लेकर के या फिर उसको पोषित करके आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वह माहौल आपको नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा फिर क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हॉबी आपकी है तो उसमें आपकी बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम प्रोफेशनली नहीं हैं, और बस समय के साथ हमने पाया कि इसमें हमारी रुचि है। ठीक है, तो यह चीज बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए हॉबी के संदर्भ में। यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं हॉबी में फंसते हैं। अब थोड़ा सा तेजी से हम लोग देख लें, जो बेसिक जो एटीट्यूड है यहाँ पर एप्टीट्यूड, ठीक है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, जो आपकी जो बेसिक चीजें हैं जिसमें आपकी एटीट्यूड है। जैसे मान लीजिए एटीट्यूड में क्या है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। अब कोई भी आपका आंसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। हमारी जो प्रीएम्बल्स हैं, प्रीएम्बल्स की एक एक वर्ड, मैं अलग से इस पर क्लास लूंगा कि प्रीएम्बल्स का एक एक वर्ड, चाहे स्वतंत्रता हो या समानता हो या बंधुत्व हो, मानव गरिमा की स्थापना हो, एक एक वर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, अनडेमोक्रेटिक नहीं होना है, और उसकी भावना के अनुकूल होनी है। वह बिल्कुल ही समझिए कि रामबाण है, एक उसके दायरे में रह करके ही आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? तो सर हमारे गांव में ऐसा हुआ था और घर परिवार में, और कहीं न कहीं मन में हमें लगा कि नहीं, मुझे बनना चाहिए। तो फिर क्या आप बन जाएंगे तो क्या उससे प्रतिशोध लेंगे, उससे आप बदला लेंगे? नहीं, ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। या फिर किस समाज के कोई लोअर क्लास का कोई व्यक्ति है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी कोई प्रश्न पूछा जाता है रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो डेमोक्रेसी या अनडेमोक्रेटिक आंसर नहीं देना है। आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आप ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे,
मन में है वो अलग बातें हैं, अच्छा बुरा, लेकिन अनडेमोक्रेटिक ना वर्ड का यूज करना है, ना कोई ऐसी भाषा यूज होनी चाहिए, ठीक है, और उस पैरामीटर के बियॉन्ड नहीं जानी है, इस बात का ध्यान रखना है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वह सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, और उसमें आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है, उसमें टेंशनाइज नहीं होना है, उसमें अननेसेसरी आप अपने आप को उसमें नहीं डालेंगे, प्रेशर में नहीं डालेंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत ही आराम से कॉन्फिडेंस के साथ उसमें सोचेंगे कि ये सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट होता है सिचुएशनल क्वेश्चंस, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें होती है, तो इसमें भी बैलेंस अप्रोच बना करके आप चलेंगे, ठीक है। दूसरा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज अगर है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। कम नॉलेज में भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें जब आप मॉक देते हैं तो उसमें चीज आती है कि केवल नॉलेज है या फिर नॉलेज का प्रेजेंटेशन भी है, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सामने वाले जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनकी भाव को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप सुनिए कम, आपको सुनना ज्यादा है, ठीक है, दो कान है, आंसर देने से पहले आपको सुनना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये बातें, ईयर छूट गया है, आइज एंड ईयर, तो आपको सुनना अच्छे ढंग से है कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट से आपको बचना है। किसी भी चीज का एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके पास हो, कोई भी चीज अगर प्रोग्रेसिव है, आधुनिक है, तो उस लाइन लेंथ पर लेकर के आप चलेंगे, ठीक है, उस लाइन लेंथ में आप काम करेंगे, न कि नेगेटिव भाव रखेंगे। कोई भी चीजें, मान लीजिए सबरीमाला केसेज है तो उसमें, या फिर कोई सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित कोई बातें हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड बातें हैं, कोई सोशल चेंजेस से रिलेटेड बातें हैं, तो उसमें नेगेटिव अप्रोच अच्छा नहीं माना जाएगा। जो एक रिग्रेसिव है, एक पीछे ले जाने वाली चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रथा परंपरा रीति रिवाज जो कस्टम से रिलेटेड चीजें हैं, उसको पकड़ करके नहीं रहनी है ना। अंधविश्वास और कुतर्क का यहां पर स्थान नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्तव्य में ये बातें कही गई है कि आपको रेशनल होना है, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखना है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रखना है, नेगेटिव एस्पेक्ट से बचना है। कोई भी चीजें हो, आप में प्रोग्रेसिव अप्रोच होना ही चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उत्तर दीजिए। इन सबको हम लोग मॉक में देखेंगे। या जो चीजें हैं कॉम्प्रिहेंसिव लेवल इन आंसर, एक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके इंटरव्यू का जो ग्राफ है, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, ऐसे अप्स एंड डाउन, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा नीचे या फिर बहुत ज्यादा ऊपर एकदम से ऐसे। तो इसमें करना क्या है कि कुछ आंसर ऐसा हो जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म, ऐसे बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया, कुछ आंसर का इतना अच्छा, कुछ क्वेश्चन का इतना अच्छा आपने आंसर दिया कि बिल्कुल ही आपके 5, 10, 15 मार्क्स को बढ़ा देने वाला हो। कुछ पंचिंग आंसर टाइप का, पंच लाइन टाइप की चीजें होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर है, क्या वह व्यापक संदर्भ से जुड़ पा रहा है कि नहीं जुड़ पा रहा है, कंप्रिहेंसिव, एक व्यापक, एक परिवेश से जुड़ पा रहा है कि नहीं जुड़ पा रहा है। एक घास का तिनका, एक घास के तिनके में भी आप भगवान को दिखा सकते हैं, उसमें अद्वैत को आप दिखा सकते हैं, उसमें परम ब्रह्म को दिखा सकते हैं, उसमें आप ब्रह्मांड को दिखा सकते हैं। दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। तो व्यापक संदर्भ से अपने आंसर को अधिक से अधिक आप जोड़ने का कोशिश करते हैं, उसमें डेप्थनेस, किसी भी चीज में डेप्थ में उतर करके आप उत्तर देते हैं, तो यह स्थिति पैदा होती है। और इसको हम लोग देखेंगे, मॉक में देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, तो क्लियर होगा। यह जो है कोऑर्डिनेशन इन आंसर, कोऑर्डिनेशन इन आंसर, जो आपका आंसर हो उसमें क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक भानुमति का पिटारा की तरह नहीं, एक यहां एक वहां, एक वहां, एक बिखरा बिखरा सा नहीं, वो नहीं। एक आंसर
जो आपने यहां दिया, दूसरे जगह दिया, तीसरा, वह क्या आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या विरोधाभास तो नहीं है? आपने हॉबी में कुछ और कर दिया, आपने यहां पर कुछ और कर दिया, विरोधाभासी चीजें मतलब कई बार आ जाती है। और यह माना जाता है कि आप अलग अलग चीजों को याद किया है, अलग अलग ढंग से बस याद की हुई चीजें हैं और कुछ नहीं है। वो आप एसिमिलेशन नहीं है, आत्मसात आप नहीं कर पाए चीजों को, तो वह नहीं होनी चाहिए। विरोधाभासी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। एक ही आंसर आपके दूसरे आंसर से कंट्राडिक्टरी हो जाता है कई बार और आपको पता तक नहीं चलता है, तो इसका विशेष ख्याल रखना होगा। अच्छा मार्क्स लाना है तो यह जो दो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिना प्रैक्टिस का, बिना मॉक का इस पर आपकी, बहुत ही कम लोग होते हैं जिसकी इस पर महारती हासिल होती है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन फिर भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन यह जो दो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सारी चीजों पर थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह काफी हाई होगा, ठीक है। नॉलेज का सपोर्ट होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी फिजिकल सुटेबिलिटी अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। इस सारी चीज को आप देख करके जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और ये तो चार चांद आपका लगा देगा आपके आंसर में। तो कंप्रिहेंसिव वाली चीज है और जो अकॉर्डेंस वाली जो चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन वाली जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं पैरामीटर को लेकर के मॉक में उतरते हैं, इन्हीं पैरामीटर को लेकर के इंटरव्यू में उतरते हैं और मॉक में इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये चीजें आपके इंटरव्यू में भी, जो फाइनल इंटरव्यू आपका होता है यूपीएससी में, बीपीएससी में, कहीं भी, तो इन्हीं पैरामीटर पर उसको परखा जाता है कि आप कितने सुटेबल हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भी एक बनाया है और बिल्कुल ये सटीक पैमाना है, इसमें आप कहां सही उतर रहे हैं, कहां आप गलत हैं, इस सब पर मार्क्स मिलता है। मार्क्स रेंज क्या है, इसको देखा जाता है और फिर जो भी कमियां हैं उस पर आपको होमवर्क करने की आवश्यकता होती है। तो आप मॉक दीजिए और मॉक से आपको पता चलेगा। ये बैठे बैठे और मन ही मन वाली चीज है ही नहीं इंटरव्यू, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और बाकी जो मॉक्स वगैरह है कंटिन्यूसली चल रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का है तो प्रोजेक्ट मैनेजर का चल रहा है, अलग अलग एग्जामों की यहाँ पर चलती रहती है रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।